नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर आप सभी का स्वागत करता हूं संविधान के इस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रस्तावना को पढ़ा। प्रस्तावना को हमने विस्तृत एवं डीप लेवल से अध्ययन किया, ठीक है। प्रस्तावना का हमने विस्तृत लेवल से अध्ययन किया और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 को। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1, जिसमें क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अतः आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों? संघ एवं राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख किस में है? भाग 1 में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम जब भाग को पढ़ा रहे थे, भाग को बता रहे थे, एक वीडियो मैंने भाग पर बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से भाग वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमने वहाँ पर बताया था कि कुल कितने भाग होते हैं? कुल 22 भाग होते हैं। और 22 भाग में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 1 को, जिसमें उल्लेख है संघ तथा राज्य क्षेत्रों का, ठीक है। ये जो संघ तथा राज्य क्षेत्र है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में किसका उल्लेख है? संघ तथा राज्य क्षेत्रों का, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे समझिएगा। संघ तथा राज्य क्षेत्र से बनने वाले सभी प्रश्न मैं यहीं पर हल करा दूंगा और आपको देखते देखते याद हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बस कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके। अभी सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में है क्या, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो राज्यों का गठन है, उस गठन का ऐतिहासिक वर्णन। अतः राज्यों के गठन का ऐतिहासिक वर्णन को हम लोग जानेंगे कि जो भारत में राज्य गठित हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो जो राज्य क्षेत्र है, उनका ऐतिहासिक वर्णन हम लोग पढ़ेंगे कि उनका गठन कैसे हुआ, वह राज्य कैसे बने हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं और बारीकी से एक एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1 को। अनुच्छेद 1 को तो मेरे प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर यह प्रश्न बन चुका है कि जो भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बस भारत और इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। अगर ऑप्शन विकल्प में, उत्तर विकल्प में हिंदुस्तान दे दे या फिर भारतवर्ष दे दे तो आंसर वह गलत होगा। किसका जिक्र किया गया है? भारत और इंडिया का। हमारे देश भारत के लिए संविधान में किस नाम का उल्लेख किया गया है? भारत और इंडिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो हमारा भारतीय संघ है, ठीक है, इसमें कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी आगे क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। फिर कहता है कि इस संघ में कौन कौन से शामिल होंगे, कौन कौन से शामिल होंगे। इधर देखिएगा, कौन कौन शामिल होंगे। तो लिखिएगा, पहला लिखिएगा, पहला कौन शामिल होगा? राज्य शामिल होगा, अतः राज्य क्षेत्र शामिल होगा। फिर दूसरे नंबर पर कौन होगा? संघ शासित क्षेत्र होगा, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र होगा, संघ शासित क्षेत्र होगा। और तीसरे नंबर पर कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्रों? अर्जित क्षेत्र होगा। कौन? अर्जित क्षेत्र होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे संविधान में कहा गया है, लिखा गया है अनुच्छेद 1 में कि जो हमारा संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, जो हमारा भारत होगा वो क्या है? राज्यों का संघ होगा। तो उस संघ में कौन कौन से शामिल होंगे? तो उस संघ में हम जो भारत का राज्य क्षेत्र वह शामिल होगा, और भारत का केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश क्षेत्र होगा, शामिल होगा, और अर्जित क्षेत्र शामिल होगा। तो सबको समझिएगा, हमारा जो राज्य क्षेत्र है कितना है? 28 है। संघ शासित क्षेत्र कितना है? 8 है। और अर्जित क्षेत्र कितना है?
एक भी नहीं है, ठीक है। अतः अर्जित क्षेत्र हमारा कितना है, 0 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी आप लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सभी को नहीं लेकिन कुछ लोगों को हो रहा होगा कि सर जब जम्मू और कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया तो न होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले कितने थे, 7 है, तो 7 तो न होना चाहिए। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, दादर और नागर हवेली को मिला करके, दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव, इन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है। अतः इन दोनों का मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो जब ये दो मिल करके एक हो जाएंगे तो एक की कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो बताइएगा, तो अब कितने हो जाएंगे संघ शासित क्षेत्र? अब बचेंगे हमारे पास संघ शासित क्षेत्र कुल कितने, 8 संघ शासित क्षेत्र बचेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 1 में कहा है कि जो भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछ दे कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र या फिर भारत के संघ में कौन कौन शामिल होंगे, तो आपको बता देना है कि भारत के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, भारत के संघ शासित क्षेत्र शामिल होंगे और अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। अब आपको यहाँ पर प्रश्न उठता होगा कि सर अर्जित क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो अर्जित क्षेत्र वह है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे आप किसी दूसरे देश या किसी दूसरे पड़ोसी देश का कुछ भाग अर्जित किए हैं, या फिर जैसे युद्ध हो रहा है तो उन्हें हरा करके उतना भाग आप ले रहे हैं, उसका अर्जन कर ले रहे हैं, अपने मिला ले रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, अर्जित क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि ऐसी अभी नौबत आई ही नहीं है कि भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र हो, अतः भारत के पास एक भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। आपको पता होगा भारत एक शांति प्रिय देश है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हमारा अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि मेरे प्यारे मित्रों, संसद कानून के द्वारा, जो हमारा संसद है वह, संसद में पहली बात समझ लीजिए, संसद में हमने बताया था कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है, हमारा संसद बनता है। और इनका उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 79 में इनका उल्लेख है, किसका, संसद का, ओके। तो जो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है मेरे प्यारे मित्रों कि संसद साधारण बहुमत द्वारा, या फिर ऐसे लिखिएगा, संसद कानून के द्वारा, लिखिएगा संसद कानून के द्वारा, संसद कानून द्वारा संघ में, संघ मतलब जो राज्यों का संघ होगा, हमारा भारत है, संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, एवं स्थापना कर सकती है, ये कौन कह रहा है, हमारा अनुच्छेद 2 कह रहा है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि संसद कानून के द्वारा, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद जो है, ये हमारा क्या हो गया, संसद जो है कानून के द्वारा, किसके द्वारा, कानून के द्वारा संघ में, मतलब हमारे भारतीय संघ में, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी हो थोड़ा सा बस समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझने के लिए बस ऐसे ही बना है, ठीक है। जो हमारा भारतीय संघ है, कह रहा है कि इसमें किसका, नए राज्यों का प्रवेश, ध्यान दीजिएगा, पुराना जो पहले से उसका नहीं, नए राज्यों का प्रवेश। अतः जो हमारा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर से क्या है, चाइना है, इधर इतना अफ़गानिस्तान है, फिर उसके बाद ये क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, नीचे इधर क्या है, बांग्लादेश है, इधर क्या है, म्यांमार है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहने का मतलब यही है कि जो हमारा भारत क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारे भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र में यदि किसी नए राज्य का प्रवेश हो, जैसे अगर हम ये जो नेपाल है, नेपाल को भारत का राज्य माने और इस नेपाल को भारत में अगर हमको शामिल करना हो तो हम किस अनुच्छेद के तहत शामिल करेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। क्यों, क्योंकि जो नेपाल है वो भारत से बाहर है, अतः दूसरा देश है, ठीक है, समझिएगा। चाहे नेपाल से हो, चाहे भूटान से हो, चाहे चाइना का कोई क्षेत्र हो शामिल करना हो भारत में, चाहे इधर अफ़गानिस्तान से हो, चाहे पाकिस्तान से,
कोई भी क्षेत्र, यदि कोई भी नया क्षेत्र यदि भारत में हम शामिल कर रहे हैं तो वह किस अनुच्छेद के तहत शामिल होता है? अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर, समझिएगा। बस ऐसे ही कंटिन्यू लगे रहिए, समझ जाएंगे आप लोग, एक एक चीज़ को समझ जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटने नहीं देंगे हम। चलिए अनुच्छेद 3 देखिएगा, अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 भी यही कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद कानून के द्वारा, देखिए क्या कहता है, संसद कानून के द्वारा, संसद कानून के द्वारा क्या कर सकती है? 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकती है। क्या कर सकती है? 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। एक राज्य को काटकर 2 राज्य बना सकती है। किसी एक राज्य के भूभाग को काट करके दूसरे राज्य में मिला देना, अर्थात बड़ा कर देना। ठीक है, देखिएगा, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, लिख लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट, किसी राज्य क्षेत्र को घटाना, राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना। क्या? सीमा में परिवर्तन करना, राज्य का नाम बदलना। क्या? राज्य का नाम बदलना। ठीक है, इतना जो काम हो रहा है, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत हो रहा है? अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना देना। ठीक है, यदि प्रश्न में पूछे कि 2 राज्यों को मिला करके यदि हम एक राज्य बना दे, यह किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। अगर आपसे पूछ दे कि एक राज्य को काट कर 2 राज्य बनाया जाए, यह भी अनुच्छेद 3 के तहत होगा। कहा जाए कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, राज्य क्षेत्र को बढ़ाने का मतलब क्या है यहाँ पर समझिएगा। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा ये प्यारा भारत देश है, बस ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारा प्यारा भारत देश है, थोड़ा सा अच्छे से बना दे तो ज़्यादा बेटर लगेगा अपने को भी। ठीक है, मान लीजिए हमारा प्यारा भारत देश है, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया हिमाचल, ये ऊपर हो गया आपका पंजाब, इधर हो गया आपका इतना मान लीजिए राजस्थान, इधर हो गया गुजरात, इधर हो गया महाराष्ट्र और बाकी सारे राज्य। ये कौन सा है? मान लीजिए मध्य प्रदेश है। ठीक है, इतने राज्य। कह रहा है कि 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? पंजाब है और यहाँ पर क्या है? राजस्थान है। हम पंजाब और राजस्थान को अगर मिला करके सिर्फ और सिर्फ एक राज्य बनाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत बनाएंगे? इसको बनाएंगे अनुच्छेद 3 के तहत। कौन बनाएगा? संसद कानून के द्वारा। ठीक है, कोई राज्य नहीं बनाएगा, जो संसद होगा संसद कानून के तहत, कानून के द्वारा बनाएगा। कौन? संसद। ठीक है, यदि एक राज्य को काटकर 2 राज्य बनाना हो, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हमको सभी को पता है। अगर मध्य प्रदेश को हमको 2 भाग में बांटकर 2 राज्य बनाना हो, 2 राज्य बनाना हो तो भी किसके अंतर्गत होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही होगा। तो अगर इसका उदाहरण आप समझना चाहते हैं तो जो हमारा अभी आंध्र प्रदेश था, हैदराबाद, उसी से काट करके क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? तेलंगाना बनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश जो था एक राज्य था। ठीक है, अब उसको काट करके 2 भाग में कर दिया गया। ठीक, उसको काट करके 2 भाग में कर दिया गया, तो वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 3 के तहत। तो बस मेरे प्यारे मित्रों, इतना ध्यान रखिएगा, अगर ये जो भारत का क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में किसी भी तरह से परिवर्तन हो, चाहे उसके नाम में परिवर्तन हो, किसी राज्य के, चाहे किसी राज्य को काट करके मिला दिया गया इसमें, चाहे इसका काट के इसमें मिला दिया गया, चाहे इन दोनों को मिला दिया गया, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, ठीक है, कोई भी प्रक्रिया की जा रही है, कोई भी काम किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। और कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है, कौन करेगा? संसद करेगा। और यदि भारत से बाहर किसी राज्यों को, नए राज्य को प्रवेश देना हो, ठीक है, भारत से बाहर जो नए राज्य है उनको जो है भारत में अगर प्रवेश देना हो तो उनको किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? अनुच्छेद 2 के तहत देते हैं। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आई? अब यहीं पर एक बात है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
कि जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, ठीक। अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो भी विधेयक लाया जाएगा, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो भी विधेयक लाया जाएगा, उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये संसद है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आप लोगों को एकदम आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है ये संसद है, ठीक। और संसद के तहत कौन कौन से लोग आते हैं आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अभी बता रहे इसको इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, अगर अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित कोई विधेयक लाना है, मतलब जैसे कि कोई नए राज्य को प्रवेश देना है, या फिर जो हमारा राज्य है उसी को किसी को काट छाट के बड़ा करना है, फिर छोटा करना है, फिर सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है। अगर ऐसा कोई विधेयक आता है तो उस पर सबसे पहले किसकी अनुमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए, ठीक है। उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है तो उस विधेयक को चाहे आप पहले राज्यसभा में लेके जाइए, चाहे लोकसभा में लेके जाइए, ठीक है। तो उस विधेयक को चाहे आप राज्यसभा में लेके जाइए, चाहे लोकसभा में लेके जाइए, ठीक। राज्यसभा और लोकसभा, यदि यहाँ से अनुमति मिल गई तो राज्यसभा और लोकसभा से साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पास किया जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पास कर लिया जाता है, किससे? जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित हैं, ठीक है, पास कर लिया जाता है। अनुच्छेद 2 से तो बस इतना ही है कि जो भी विधेयक लाया जाएगा उस पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी, ठीक है। और संसद में ले जा करके अतः राज्यसभा और लोकसभा से उस विधेयक को पारित करा करके हम नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 भी यही प्रक्रिया है, यही सेम प्रक्रिया है, लेकिन अनुच्छेद 3 बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, राज्यसभा और लोकसभा से उस विधेयक को पारित कराया जाएगा, ठीक है। इतना 2 के लिए भी हो रहा है, इतना 3 के लिए भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो 3 के लिए हो रहा है, जिस राज्य के लिए, ठीक है, जिस राज्य को हम काट रहे हैं या फिर जिस राज्य में बढ़ोतरी कर रहे हैं या फिर जिस राज्य में हम कमी कर रहे हैं, उस राज्य का जो विधानमंडल होगा, राज्य विधानमंडल होगा, उसके पास यह नोटिस जाता है, ठीक है, कि नहीं हम आपका राज्य का जो क्षेत्र है कम कर रहे हैं, ठीक। आपका राज्य का जो क्षेत्र है कम कर रहे हैं। इस विधेयक को, जो विधेयक आता है, इस विधेयक को उसी राज्य के राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है जिस राज्य का कोई क्षेत्र बढ़ाया जाता है या फिर कोई क्षेत्र घटाया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। लेकिन उसके साथ ही एक अवधि तय कर दी जाती है, सुनिएगा। पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति यदि अनुमति देता है तो राज्यसभा और लोकसभा के पास जाएगा। जब इन दोनों से भी पारित हो जाएगा, कैसे पारित होगा? एक साधारण बहुमत के द्वारा पारित होगा। जब इन दोनों के यहाँ से राज्यसभा और लोकसभा यानी कि पूरी संसद के तरफ से जब उस विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाएगा तो उस विधेयक को जो राज्य विधानमंडल होगा, क्या होगा? राज्य विधानमंडल। कौन सा राज्य विधानमंडल? जिस राज्य को हम प्रभावित करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रभावित का मतलब जिस राज्य में हम कटिंग करने जा रहे हैं, मतलब जिस राज्य को काट रहे हैं या फिर जिस राज्य को जोड़ रहे हैं, फिर 2 राज्यों को अगर मिला रहे हैं, तो उस राज्यों के राज्य विधानमंडल के पास यह जो विधेयक है जाता है। और जाता है तो एक अवधि फिक्स कर दी जाती है कि इनके लिए कि आप हमको बताइए, इस अवधि के अंदर ही हमको बताइए कि क्या आपको यह निर्णय स्वीकार्य है, आपको स्वीकार्य है। जैसे मान लीजिए अभी बता रहे कि क्या आपको निर्णय स्वीकार्य है। अगर राज्य विधानमंडल कहता है हाँ या फिर कहता है ना, अगर ना कह दिया तो भी जो संसद है हमारा, क्या है, तो भी जो हमारा संसद है उस राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चाहे उस राज्य का राज्य विधानमंडल माने चाहे न माने, बस एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो विधेयक होता है इसके पास भेज दिया जाता है और उसके साथ एक अवधि तय कर दी जाती है, एक समय तय कर दिया जाता है कि आपको इस समय के अंदर हमको बता देना है कि क्या आप हमारे फैसले से आपको हमारा फैसला मंजूर है कि नहीं मंजूर है। यदि इसको मंजूर है तो भी, नहीं मंजूर है तो भी संसद जो है उसके राज्य क्षेत्र में बढ़ोतरी या फिर कमी कर सकती है, या फिर सीमा परिवर्तन कर सकता है, या फिर उसका नाम बदल सकता है, ठीक है।
संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा कर सकती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब जब कर सकती है तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कि परिवर्तन हो गया, ठीक, उसके बाद लागू कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही एक अधिसूचना जारी की जाती है। उस अधिसूचना के माध्यम से यह बताया जाएगा कि यह जो विधेयक है कब से लागू होगा। ठीक है, उसी अधिसूचना के माध्यम से बताया जाता है और उस दिन से लागू होता है, जिस दिन से उस अधिसूचना में जो तिथि लिखी गई होती है, ठीक है, जो बताई गई होती है। ठीक, तो क्या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भारत के बाहर वाले नए क्षेत्र हैं उनको शामिल करोगे तो हमसे पूछना होगा। हमसे मतलब अनुच्छेद 2 से पूछना होगा। यदि आप भारत के अंदर ही किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो अनुच्छेद 3 से पूछिए। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत वो सब आएगा। और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी विधेयक लाया जाएगा वह सबसे पहले उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर या फिर अनुमति आवश्यक है। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो एक थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि विधेयक और बिल में क्या अंतर है। विधेयक और बिल में क्या अंतर है? ठीक है, बिल कह सकते हैं या फिर कानून कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? कानून कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब कोई विधेयक राज्यसभा या फिर लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, राज्यसभा या फिर लोकसभा में लाया जाता है, जब इन दोनों ही सदनों से वह विधेयक पारित हो जाता है। ठीक, पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्ट या बिल या कानून कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो विधेयक जो होता है, विधेयक राज्यसभा या फिर लोकसभा में जाता है। ठीक, तब तक क्या रहता है? वह विधेयक ही रहता है। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दिया तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 4 पर। समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़रा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी साधारण बहुमत क्या होता है सब कुछ हम लोग सीखेंगे, सब कुछ हम जानेंगे। अभी हमको 20 भाग पढ़ना है। ठीक है, हमने आपको जब भाग पढ़ा रहे थे, जब मैं आपको भाग बता रहा था तो मैंने बताया कि हम एक एक भाग का अध्ययन करेंगे और हमने बताया था कि जो भाग 20 है, भाग 20 है क्या है? संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन का उल्लेख है किसमें? भाग 20 में। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। अभी आप लोग चिंता ना कीजिए, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 पर। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 3 के तहत होने वाला परिवर्तन या संशोधन के तहत होने वाला संशोधन या परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी होने वाला परिवर्तन या फिर जो भी संशोधन हो रहा है, क्या संशोधन हो रहा है कि किसी राज्य को बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, फिर किसी नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश दिया जा रहा है, तो वो सब जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 368 में किसका प्रावधान है? संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, तो हम लोग संविधान संशोधन का एक चैप्टर ही है, हमने अभी बताया भाग 20। जब हम लोग भाग 20 पढ़ेंगे तो संविधान संशोधन कैसे होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन क्या होता है, सब कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं पहले उस चीज़ को हम लोग डिटेल से जान लें। ठीक है, ओके। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है मेरे प्यारे मित्रों? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत होने वाला संशोधन या फिर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हुआ आपका 4 अनुच्छेद। ठीक है, संघ तथा राज्य क्षेत्रों का उल्लेख हमने देख लिया। अब हम आते हैं राज्यों के गठन के ऐतिहासिक वर्णन पर। ठीक है, हम देखते हैं कि राज्य किस प्रकार से बने हैं और किस प्रकार से उनका गठन हुआ। ठीक, तो मेरे प्यारे मित्रों समझिएगा, जैसे जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, समझिएगा, हमारा जो संविधान लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर हम पूर्ण बात करें तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो समझिएगा। और हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, समझिएगा, अभी संघर्ष जारी है। ठीक, अभी संघर्ष जारी है। हमारा भारत देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा भारत देश आज़ाद होता है उससे पहले ही, ठीक है, उससे पहले, हालांकि इतना तो निश्चित हो चुका था कि अब भारत को आज़ादी मिलने वाली है, आहट हो चुकी थी। इसलिए जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, तो जो भाषा के आधार पर जो जिस स्थान पर जिस भाषा की अधिकता थी, वो लोग मांग करने लगे थे अपने अलग राज्य की। ठीक है, वो लोग अपने अलग राज्य की मांग करने लगे थे। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ, तभी कांग्रेस के विभिन्न मंचों से, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो कांग्रेस के एक एक अधिवेशन को भी विस्तृत लेवल से देखेंगे। अभी आप लोग संविधान में इतना जानिए कि उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो कांग्रेस के मंच से भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। ठीक है, लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, तो उस समय क्या होता है, जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग थी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है कि अब तो हमारा भारत देश आज़ाद हो गया है, अब हमको पक्का चाहिए, क्या चाहिए, जो हमारा भाषा है, हमें हमारे भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। ठीक है, अब सोचिएगा, आपने गदर मूवी देखी है? जब आप गदर मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कितना मारकाट हुआ था। ठीक है, आप उस मूवी की एक झलक से समझ सकते हैं। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो पहली बात तो जो हमारे गांधी जी थे वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। ठीक, लेकिन जब बंटवारा हो जाता है तो इतनी मार काट मस्ती है, ठीक, मार काट मस्ती है, और उसी बीच में अभी सब कुछ संभला नहीं है, तब तक क्या हो जा रहा है कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है वो क्या होती है, रफ्तार पकड़ लेती है। और जब रफ्तार पकड़ती है उसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, हमेशा के लिए अध्यक्ष थे, अस्थायी नहीं अस्थायी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, 27 नवंबर 1947 को, ध्यान दीजिएगा, 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति, मतलब न्यायाधीश थे वो, उनका नाम था यस के धर। यस के धर मतलब श्याम कृष्ण धर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि यस के धर का पूरा नाम क्या है, तो सीधे सीधे यस के धर बता के निकल जाते हैं। तो हम बता दें आपको कि यस के धर का पूरा नाम है श्याम कृष्ण धर। ठीक है, तो यस के धर समिति का गठन किसने किया, किसके द्वारा किया गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यस के धर, न्यायमूर्ति यस के धर की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, यस के धर समिति की, किसकी, यस के धर समिति का गठन किया गया। इनके थोड़ा सा मिटा दो, उसके बाद आपको बताते चले हैं। ठीक है, कब हुआ था, 27 नवंबर 1947 को। और हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। देखिएगा अंतर कितने का है, अंतर कितने का देखिएगा, ठीक है, अंतर बहुत ज़्यादा का नहीं है। अभी हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लड़ाई चल रही, मारकाट चल रही, उसी में तब तक मांग की जा रही किसकी, भाषा के आधार पर अलग राज्य की। ठीक है, अभी उस समय के हालात इतने सही नहीं थे कि आपको तुरंत बना के दे दिया जाए कि नहीं भैया लो तुम्हारी भाषा है तो तुम लेकर के जाओ। अभी तो भारत देश आज़ाद ही हुआ था। अभी जो देसी रजवाड़े थे उनका फैसला करना बाकी था कि वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अभी देसी रजवाड़ों का भी फैसला नहीं हुआ था। जो देसी रियासतें थी, जो राजा महाराजा राज कर रहे थे, ठीक है, वो अभी बाकी थे, अभी उनका ही फैसला नहीं हुआ है। तब तक किसकी मांग हो रही थी, भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग हो रही थी। तो समझिएगा, तब ये जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने 27 नवंबर 1947 को यस के धर, न्यायमूर्ति यस के धर की अध्यक्षता में यस के धर समिति का गठन करते हैं। ठीक है, किस लिए किया जाता है इनका गठन, यस के धर समिति का,
एसके धर समिति का गठन करने का मेन उद्देश्य यह था कि क्या आप लोग इस बात पर विचार विमर्श कीजिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो एसके धर समिति है, इसने अपना रिपोर्ट दिया 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। कब दिया? 10 दिसंबर 1948 को, एक साल के बाद अपना रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट में कहा उन्होंने कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना कतई उचित नहीं है, ठीक है। देखिए, इससे पहले तो क्या था, जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे, आज़ादी के बाद और ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेते हैं। तो जब राजेंद्र प्रसाद एसके धर समिति का गठन करते हैं तो ये लोग थोड़ा सा स्लो होते हैं, लेकिन इंतज़ार करते रहते हैं। जब यह रिपोर्ट आता है 10 दिसंबर 1948 को, उस समय जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे उन लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि देखिए क्या होता है, ठीक। तो एसके धर समिति ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भैया, भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब उन्होंने अस्वीकार किया तो जो मांग कर रहे थे वो और भी उग्र हो गए, और तेज़ी से आंदोलन करने लगे। तो बात आती है कि तो इन्होंने किस आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया था। तो इन्होंने इस आधार को माना था कि जो राज्य होगा, उस राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, उस राज्य की विकास का जो एक विकास की प्रक्रिया होगी, देखा जाएगा कि उस राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है, उस आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा, न कि भाषा के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब एसके धर समिति ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तब जो आंदोलन करता थे वो अपने आंदोलन को और तेज़ बढ़ाते हैं। और जब और तेज़ बढ़ाते हैं तो जो कांग्रेस थी, ठीक है, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी एक समिति बनाया। उस समिति का नाम था JVP। उस समिति का क्या नाम था मेरे प्यारे मित्रों? JVP समिति का गठन किया। कांग्रेस द्वारा JVP समिति का गठन किया गया। किस लिए किया गया? ये जो एसके धर समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था, तो एसके धर समिति की समीक्षा के लिए, लिखिएगा, नोट कीजिएगा, एसके धर समिति की समीक्षा के लिए JVP समिति का गठन किया गया। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। यदि आप नोट नहीं कर पाएंगे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, धर्मवीर यादव मुलायम, जब आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। या फिर अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो नोट कीजिएगा 7897725926, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर इस पर मैसेज करते हैं तो आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है। तो समझिएगा, एसके धर समिति की समीक्षा के लिए JVP समिति का गठन किया गया, ठीक है। JVP समिति का गठन किया गया। JVP समिति ने अपना रिपोर्ट जब दिया, ठीक है, जब अपना रिपोर्ट दिया तो इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मांग को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इसने भी भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन था अस्वीकार कर दिया। अब क्या है, जब इन्होंने अस्वीकार किया, इन्होंने 2 साल बाद, तकरीबन लगभग 2 साल बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे वो ज़्यादा उपद्रवी हो जाते हैं और आंदोलन को बहुत ज़्यादा तेज़ी बढ़ाते हैं। और उन्हीं में से एक सामाजिक कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू, तो मेरे प्यारे मित्रों, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए, किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे। देखिए, जो भाषा के आधार पर राज्यों का मांग था, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का मांग था, वो दक्षिण भारत में ही चल रहा था। और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के लिए ही मांग हो रही थी, तेलुगु भाषियों के लिए, ठीक है। तो ये जो पोट्टी श्री रामुल्लू है, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की अलग मांग कर रहे थे, ठीक। अब इतना जब लेट हो रहा है, जैसे आपको अगर कोई काम कराना होता नहीं होता तो अंदर से एक झिझक सी आती है कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको भी गुस्सा आता है। और पोट्टी श्री रामुल्लू जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन मतलब अन्न त्याग देते हैं, ठीक है, अन्न त्याग करके धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, ठीक। जब ये धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, दिख रहा है नीचे, हाँ, जब ये धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं तो तकरीबन 20 दिन के बाद, जब 20 दिन बीतता है तो इनकी जो तबीयत है, इनकी हालत जो है
गड़बड़ होने लगती है। ठीक है, 20 दिन के बाद इनकी हालत है गड़बड़ होने लगती है। लोगों को यह लग रहा था, सरकार को यह लग रहा था कि इससे पहले बहुत सारे लोग आमरण अनशन कर चुके थे और टूट चुका था, तो सरकार को यह लगा था कि इस बार भी जो पोट्टी श्री रामुलु बैठे हैं कुछ दिन जा कर के आमरण अनशन को तोड़ दिया जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोट्टी श्री रामुलु बैठे रहे 56 दिन बाद। ठीक है, 56 दिन बाद 56वें दिन ये क्या हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, देखिए बुक में आपको मिलेगा कि 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 56वें दिन नहीं कहता है, 56 दिन बाद कहता है। ठीक है, 56 दिन बाद ये क्या होते हैं, कोमा में चले जाते हैं और 2 दिन तक कोमा में रहते हैं और इनकी मृत्यु कब होती है, 58वें दिन होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 56 दिन के बाद, किताब में भी आपको 56वें दिन नहीं मिलेगा, 56 दिन के बाद मिलेगा, अतः 58वें दिन। 56 दिन तक ये रहते हैं, लेकिन 56 दिन के बाद कोमा में चले जाते हैं और 2 ही दिन बाद 58वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी, पोट्टी श्री रामुलु की। ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग समझिएगा, जो JVP समिति बनाया गया है इसके धर समिति की समीक्षा के लिए, जे का मतलब था जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब था वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये जो 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं, इन तीनों ने इसके धर समिति की अध्यक्षता के लिए, समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी जिसका नाम दिया गया JVP समिति। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आई? ओके। अब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब इनको मजबूरन आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। इस बात को नोट करके रखिएगा कि भाषा के आधार पर कब होता है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। अतः यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि वह प्रथम राज्य बताइए जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ है और कब हुआ है, तो बता दीजिएगा वह राज्य आंध्र प्रदेश है और उसका गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इतना तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब बात आती है जैसे अब एक राज्य बन गया। अभी क्या होते हैं कि सभी लोग टकटकी लगा के देखते रहते हैं, जैसे कोई काम होता है तो ऐसे निगाह लगा के देखते रहते हैं, बैठाए रहते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो और सारे लोग तो चुप थोड़ी रहेंगे, और भी बहुत सारे भाषा भाषी हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, तो और सारे जो भाषा भाषी वाले राज्य लोग थे, वो लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग करते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों की मांग करते हैं। तो इसके लिए एक और आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक और आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग का नाम होता है फजल अली आयोग। ठीक है, क्या, फजल अली आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग। एक व्यक्ति थे फजल अली। अब इन्हीं फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, आप उसे फजल अली आयोग कह सकते हैं। ठीक है, फजल अली आयोग। इसमें कुल 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली हो गए, दूसरे हो जाएंगे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे KM पाडिक्कर। तो फजल अली आयोग में या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने लोग शामिल थे मेरे प्यारे मित्रों? 3 सदस्य थे। तो इन तीनों सदस्यों से यह पूछा गया कि क्या भाषा के आधार पर, ठीक है, अभी एक तो इन्होंने गठन कर दिया और सारे लोग जो थे वो भी मार करने लगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ज़रा सा आप कल्पना कीजिएगा कि जब भारत देश आज़ाद होता है, ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हो रहा है, अभी पूरी तरह से सुधरा भी नहीं, कैसे चलाना चाहिए सरकार को, अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन तभी क्या हो जाता है, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग होने लगती है। भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग होने लगती है। तो वहाँ होता क्या है, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यहाँ पर सुझाव लेने के लिए फिर फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। तो फजल अली आयोग ने क्या सुझाव दिया? फजल अली आयोग ने सुझाव दिया कि आपको
कुल 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। ठीक है, 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। तो इन्होंने ये जो फजल अली आयोग था, जो फजल अली आयोग है, इन्होंने क्या सिफारिश किया? इन्होंने सिफारिश किया कि आपको 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सरकार है, सरकार द्वारा इनके सिफारिशों को माना गया, लेकिन मानने के पश्चात क्या किया गया? मानने के पश्चात क्या लाया गया? यहाँ देखिएगा, 7वां संविधान संशोधन लाया गया। 7वां संविधान संशोधन लाया गया और इसके साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ठीक है, तो ये जो 1956 लाया गया, इसके तहत 14 राज्य, कितने? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देखिएगा, ये जो फजल अली आयोग था, कितने राज्य बनाने के लिए बोला था? 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश ने किया था, लेकिन बना कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि मूल संविधान में कुल कितने राज्य थे, तो आपको कितना बताना है? 14 राज्य, और संघ शासित प्रदेश पूछे तो कितना होगा? 6 संघ शासित प्रदेश होगा। ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, समझिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे रिकैप करने के लिए। हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा, अनुच्छेद 2, 3, 4। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राज्यों के गठन का ऐतिहासिक वर्णन। तो आज़ादी के बाद जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग है वो रफ्तार पकड़ लेती है, और क्या होता है, उसी को देखते हुए 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा न्यायमूर्ति एस के धर के अध्यक्षता में एस के धर समिति का गठन करते हैं। एस के धर समिति ने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को समर्थन नहीं करते हैं। फिर एस के धर समिति की समीक्षा के लिए जेबीपी समिति बनाया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। जेबीपी समिति का मतलब जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इनके द्वारा भी जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो इनके द्वारा भी कहा गया कि नहीं भैया, भाषा के आधार पर उचित नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आंदोलन और तेज बढ़ जाता है, और जो एक मांग कर रहे थे केंद्र शासित आंध्र प्रदेश के लिए, तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कौन? पोट्टी श्रीरामुलु, वो बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर। और जब वो आमरण अनशन पर बैठते हैं तो लोगों को लगता है, क्योंकि इससे पहले आमरण अनशन कई बार हुए थे, तो लोगों को लगता है कि इस बार भी आमरण अनशन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोट्टी श्रीरामुलु बैठे रहे, 56 दिन बाद कोमा में चले जाते हैं, और 2 दिन कोमा में रहने के बाद 58वें दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो बवाल बढ़ जाता है, पूरे देश में तीव्र आंदोलन होने लगता है। तो मजबूरन नेहरू को एक राज्य बनना पड़ता है तेलुगु भाषियों के लिए, आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हो जाता है। ठीक, अब जब एक राज्य बन गया तो और सारे टकटकी लगा के बैठे हुए थे कि अरे हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी भाषा है, एक भाषा हमारी भी है, हमारा क्यों नहीं होना चाहिए, इनका हो रहा था हमारा भी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक और आयोग गठित किया गया, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग से पूछा गया कि क्या कितने राज्य गठित करना चाहिए, तो फजल अली आयोग ने कहा कि भैया आपको 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो सरकार थी, केंद्र सरकार थी, इनकी सिफारिश को मानते हुए 7वां संविधान संशोधन लाया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया, और इसी के तहत कितने राज्य बनाए? 14 राज्य। 16 राज्य की जगह 14 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश की जगह है 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि मूल संविधान में कितने राज्य थे, तो आपका उत्तर होगा 14 राज्य थे। ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? बताइएगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो जब 14 राज्य हो चुके हैं तो 15वां से लेकर के 29 राज्यों तक हम लोग बढ़े। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक, 1 सेकंड जस्ट। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिएगा,
आपसे प्रश्न यह बनता है कि 15वां राज्य कौन सा है। अभी हमने बताया कि जो फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सिफारिश की थी, लेकिन इनकी सिफारिशों को मान करके कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य बनाए गए थे। तो आपसे पूछता है कि 15वां राज्य कौन सा बना था? 15वां राज्य कौन सा बना था? तो ध्यान रखिएगा, 1956 के बाद की बात कर रही है। अगर आप लोगों को ये डाउट हो कि नहीं सर जो आंध्र प्रदेश है उसका हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को ही हुआ था, ठीक है। लेकिन जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में आया था, अतः उसके बाद का हम देखेंगे, ठीक है, 1956 के बाद का। तो 1956 के बाद सबसे पहले बनता है गुजरात भाषियों के लिए, ठीक है। जो गुजरात बनता है 1960 में बनता है। कौन सा राज्य बनता है? कौन सा नंबर वाला? 15वां राज्य बनता है। ध्यान रखिएगा, पूछा है, कई बार पूछेगा, अभी बता रहे हैं। ये जो जितना भी है ना, यहाँ से प्रश्न हम बताने का यही एक वो है कि यहाँ से प्रश्न पीसीएस में भी बन चुका है, ठीक है, पीसीएस में भी बन चुका है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, सावधान रहिएगा। जो आजकल प्रश्नों की प्रकृति बन रही है वो पीसीएस लेवल से कम की नहीं बन रही, इसलिए थोड़ा सा डीप लेवल पढ़िए जैसे हम बता रहे हैं, ठीक। ओके, गुजरात बनाया गया था 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को मुंबई से काट करके, किससे? मुंबई से अलग करके गोवा बनाया गया, सॉरी गुजरात बनाया गया, ठीक। उसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य बनता है। कौन सा राज्य बनता है? नागालैंड। और नंबर इसका क्या है? 16वां राज्य है। प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि 16वां राज्य कौन सा बना था, तब वो क्या बताना है? नागालैंड। कब बना था? 1963 में। ओके, नागालैंड 1963 में। 17वां राज्य है आपका हरियाणा, बना था 1966 में। हिमाचल प्रदेश कब बना था मेरे प्यारे मित्रों? हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। अब जो प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, गुजरात याद रख लीजिएगा, यानी 15वां राज्य, 16वां राज्य याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद जो 19वां राज्य है मेघालय, ध्यान रखिएगा। ये जो नागालैंड है, नागालैंड कब बना था? 1963 में बना था। किससे बना था? असम से काट करके। ध्यान रखिए, जो 16वां राज्य है नागालैंड 1963 में बना था, असम को काट करके, ठीक है, असम से। उसके बाद आ जाते हैं जब मेघालय पे, तो मेघालय जो है मेरे प्यारे मित्रों, मेघालय को असम से काट करके बनाया गया था, ठीक है। मेघालय को भी असम से काट करके बनाया गया था। कब? 1969 में। लेकिन तब यह पूर्ण राज्य नहीं था। लेकिन जब मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा था, तो उसी के साथ साथ मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो मेघालय के बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा कि मेघालय पहले पूर्ण राज्य नहीं था। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1972 में, ठीक है। ओके, यहाँ से इसके बारे में पूछ सकते हैं, मेघालय के बारे में, ठीक। अब आते हैं सिक्किम पर, ठीक है। त्रिपुरा भी 1972 में, ठीक है। अब आते हैं सिक्किम पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, सिक्किम का जो विलय माना जाता है हमारे भारत में, बड़ा ही रोचक कहानी है इसकी, समझिएगा। जो सिक्किम है, सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, ठीक है। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, अलग था, भारत से पूर्णतः अलग था। वहाँ पर राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब जो वहाँ का शासक था वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा वही बनते आ रहे थे, ठीक है, राज वही करते आ रहे थे। तो वहाँ पर राजतंत्र था। लेकिन इसको जब मिलाया गया भारत में, ठीक है, इसको जब मिलाया गया तो कब मिलाया गया? 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए, ठीक है। इसी सिक्किम के लिए अनुच्छेद 2 में एक आर्टिकल जोड़ा गया, 2A। क्या जोड़ा गया? ए जोड़ा गया। और इसी ए में किसको जोड़ा गया था? ये जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम को किसका दर्जा दिया गया था? सह राज्य का। ध्यान दीजिएगा, देखिए सिक्किम से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सिक्किम को भूलिएगा नहीं। सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र देश था। वहाँ पर कैसा शासन था? राजतंत्र था। लेकिन 35वें संविधान संशोधन, कौन सा? 35 संविधान संशोधन द्वारा इस सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। और सह राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद जो बता रही 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 2A, ठीक है। लेकिन 1975 में क्या किया गया? 36वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन किया गया।
इसको समाप्त करने के लिए, अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए। मैं इसको वहाँ भी बता सकता था जब अनुच्छेद 2 बता रहा था तब, लेकिन यहाँ बताने का तात्पर्य यह है कि आपको समझ में आया कि किससे जुड़ा है अनुच्छेद 2, सिक्किम से जुड़ा है। इसी के लिए 2 बनाया गया था, 35वां संविधान संशोधन बनाया गया, 36वां में हटा दिया गया। ठीक, जब 36वां में हटाया गया तो 1975 में इसको क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको, सिक्किम को। और सिक्किम कौन सा राज्य बना, 22वां। कौन सा, 22वां। आपसे क्रम यह पूछ चुका है पीसीएस में कि 22वां राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम का जो इतिहास अभी मैंने बताया कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 36वां, या फिर अनुच्छेद 2A किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 36वां। ठीक है, 1974 में सह राज्य बनाया गया और 1975 में पूर्ण राज्य बनाया गया। किसको, सिक्किम को। ठीक है, ओके। अब आते हैं मिजोरम पर। तो मिजोरम जो है मेरे प्यारे मित्रों 1987 में बना था और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में। और महत्वपूर्ण है यहाँ पर गोवा। गोवा के बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, गुजरात, नागालैंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम और यहाँ पर गोवा। गोवा कौन सा राज्य बना था, कौन सा नंबर का, 25वां राज्य। सिक्किम 22वां और गोवा 25वां राज्य बना था। जो गोवा है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1961 में गोवा जो राज्य है हमारा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन ही रहा था। ठीक है, अतः यह पुर्तगालियों का क्या था, उपनिवेश था। यहाँ पर पुर्तगाली रहते थे। लेकिन 1961 में एक सैनिक कार्रवाई की गई। ठीक है, 1961 में सैनिकों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। क्या, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जब चलाया गया तो पुर्तगालियों से गोवा भी छीन लिया गया, दमन और दीव भी छीन लिया गया। किससे, पुर्तगालियों से। जब गोवा, दमन, दीव छीना गया तो 1961 में ही इन तीनों को क्या कर दिया गया, इन तीनों को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या दिख रहा है यहाँ पे ना, यहाँ दिख रहा है, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। कब, 1961 में। लेकिन गोवा को 56वां संविधान संशोधन, कौन सा, 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको, गोवा को। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत को थोड़ा सा आप लोग सफल बनाइए। ठीक है, मेहनत से पढ़िए और तैयारी करते रहिए। देखिए, अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है। जैसे लॉकडाउन आपका ख़त्म होता है उसके बाद वही आपकी परीक्षाओं का जो है सिलसिला जारी हो जाएगा और वही बच्चे निकाल पाएंगे परीक्षा जो अभी तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि लॉकडाउन को हटने का इंतज़ार करते, तो भैया लॉकडाउन को हटने का इंतज़ार करिए आप, और आप पीछे रह सकते हैं। इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके। तो गोवा जो है 1987 में 56वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब आपसे अभी पुलिस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था पूछा था 26, 27, 28वां जो है पूछा था क्रम कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड में एक मतलब क्रम पूछा था कि सबसे पहले किसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहले हुआ था, उत्तराखंड का हुआ था, फिर उसके बाद झारखंड का हुआ था। यह क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, पीसी में भी कभी भी उठा के पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले छत्तीसगढ़ का कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1, 9, 15 याद रखिएगा, 1, 9, 15 और छऊज। ठीक है, छऊज को याद रखिएगा। पहले छत्तीसगढ़, फिर क्या उत्तराखंड है, फिर क्या है झारखंड। ठीक है, ओके। अब 28 राज्य हो गया। 29वां राज्य आपका बना था तेलंगाना, जिसका मैंने अभी चर्चा किया था। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश को काट करके क्या बनाया गया था, तेलंगाना। अगर किसी राज्य को काट करके बनाया जाए तो यह किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, ओके। और तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था मेरे प्यारे मित्रों, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बनाया गया था। ठीक है, ओके। एक 14वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम एक भी प्रश्न आपका छोड़ना नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन बने, कोई भी क्वेश्चन करे भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र से, आप देखते ही प्रश्न की धज्जियाँ उड़ा दें। प्रश्न आपको देख के डरना चाहिए, न कि आप प्रश्न को देख के डरें। ठीक है, ओके। 14वां संविधान संशोधन जब होता है, कब होता है, 1962 में। तो पांडिचेरी जो होता है, अब तो पुदुचेरी हो गया है, उसको क्या कर दिया जाता है, संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है। तो क्या है, पांडिचेरी, माहेयनम और कराईकल। ठीक है, क्या है, पांडिचेरी, माहेयनम और कराईकल।
इस पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो इनसे छीन लिया गया और क्या बना दिया गया? संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और यहीं पर आपका संघ तथा राज्य क्षेत्र क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। ठीक है। यह जो मैं बता रहा हूँ, जिस लेवल से बता रहा हूँ, पूर्णतः सिविल लेवल से बता रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों। सिविल लेवल में भी प्री लेवल समझिएगा। ठीक है। मेंस लेवल जब जाएंगे तो एक एक का इतिहास खोल के रख देंगे। जो सिक्किम है ना, तो सिक्किम का इतिहास इस प्रकार से खोलेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को पहली बार पढ़ेंगे। देखिए, जो मेंस होता है, मेंस के जो पढ़ाई होता है बहुत ज़्यादा डीप जाना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप जाना होता है। अभी आप सतही लेवल चल रहे हैं, और जो पीसीएस का प्री होता है, ठीक है, पीसीएस का प्री होता है। देखिए, पीसीएस और आईएएस में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। पीसीएस में जो प्रश्न होता है साधारण रूप से पूछ देता है, लेकिन जो आईएएस का होता है थोड़ा सा प्रश्न वही रहेगा, आपको आता रहेगा, लेकिन इस कदर घुमा देता है, आप उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सिविल में पीसीएस लेवल से पूरी तरह से चल रहा है कि आपका क्लास, और आईएएस के प्री लेवल से। ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्लास कैसा लगा, क्लास को आप लोग बताइएगा। ठीक है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि किस लेवल से हम लेके जा रहे हैं। क्लास को जब आप पढ़े होंगे तो आपको खुद ही पता चला होगा आपको किस लेवल से हम लेकर के जा रहे हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।